मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमां। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भट्ट आप सबके साथ फिर मुखातिब हूँ बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और अध्याय के साथ। दोस्तों, आज का ये दिन मानव इतिहास के नजरिए से बहुत ही खास है, क्योंकि आज ही के दिन 1784 में पहली बार मैडम एलिजाबेथ थिबल और उनके पार्टनर मॉन्सियर फ्लोरांट ने फ्री फ्लोटेड हॉट एयर बलून, जिसका नाम था ला गुस्ताव, में बैठकर अनंत आकाश के लिए उड़ान भरी थी। दोस्तों, ला गुस्ताव नाम स्वीडन के किंग गुस्ताव तृतीय के लायन आगमन पर उनके सम्मान में रखा गया था। पर फ्रेंड्स, इस सफर की खास बात ये थी कि ला गुस्ताव नाम का ये बलून आजाद होकर हवा में घूमा था। मतलब ये कि इसके पहले जो उड़ान भरी गई थी उसमें बलून आजाद ना होकर जमीन से बंधा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि एलिजाबेथ थिबल एक फ्रेंच ओपेरा सिंगर थी और आकाश में 8500 फीट पहुंचने के बाद उन्होंने और मॉन्सियर फ्लोरांट ने 2 डुएट गाए थे उस समय के एक फेमस ओपेरा एल्बम से। और तो और फ्रेंड्स, उन्होंने रोमन गॉडेस मिनर्वा की तरह कपड़े पहने थे। फ्रेंड्स, इस उड़ान के बाद एलिजाबेथ थिबल वो पहली महिला बनी जिन्होंने फ्री फ्लोटेड या आजाद होकर हॉट एयर बलून में सवारी की थी। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलिजाबेथ थिबल का इस उड़ान में मॉन्सियर फ्लोरांट का साथ देना एक तयशुदा बात नहीं थी, बल्कि इस उड़ान में मॉन्सियर फ्लोरांट के साथ काउंट जीन बाप्टिस्टे डे लॉरेंसिन को जाना था, जो ऑलरेडी उन 6 सवारियों में से थे जिन्होंने बड़े मॉन्ट गॉल्फियर बलून, जिसका नाम फ्लेसल्स था, उसमें उसी साल जनवरी 19 को उड़ान भरी थी। दरअसल मैडम एलिजाबेथ थिबल और मॉन्सियर फ्लोरांट ने ये सफर इसी उड़ान के सिर्फ 8 महीने बाद किया था। पर दोस्तों, इतिहास के पन्नों में तो एलिजाबेथ थिबल का नाम लिखा जाना था, इसीलिए शायद आखिरी क्षणों में काउंट जीन बाप्टिस्टे ने मॉन्सियर फ्लोरांट का साथ देने से मना कर दिया था। एक और बात बताऊं, उनका आकाश में बाकी पंछियों की तरह उड़ने का 4 किलोमीटर का यह सफर 45 मिनट तक चला था। और जानते हैं, जमीन पर उतरने के बाद इस उड़ान का पूरा श्रेय मॉन्सियर फ्लोरांट ने एलिजाबेथ थिबल की साहस और हिम्मत को दिया था। पर दोस्तों, हम तो एलिजाबेथ थिबल और मॉन्सियर फ्लोरांट दोनों की ही हिम्मत और साहस को सल्यूट करते हैं, जिन्होंने वो किया जो अगले कई दशक तक हमारे लिए एक मिसाल रहेंगी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं आपका दोस्त संदीप भट्ट। दोस्तों, शो को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने अगले सेक्शन में आ गए हैं, जहां मैं आपको उन खास लोगों के बारे में बताऊंगा जो आज के दिन इस दुनिया में आए हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है हमारी इस हस्ती के बारे में बात करके, जो बिना कुछ बोले ही सब कुछ कह जाती थी। कहते हैं अपनी फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटर्स को उनके लिए भारी भरकम डायलॉग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनकी तो आंखें और चेहरे के भाव सब बयां कर देते थे। मैं बात कर रहा हूँ लेजेंडरी एक्ट्रेस नूतन जी के बारे में। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी। दोस्तों, नूतन जी आज ही के दिन 1936 में इस दुनिया में आई थी। वो अपने पिता कुमार सेन समर्थ, जो कि एक कवि थे, और माँ शोभना, जो एक जानी मानी एक्ट्रेस थी, उनके 4 बच्चों में सबसे बड़ी थी।
यहाँ शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मशहूर अभिनेत्री तनुजा नूतन की छोटी बहन थी। नूतन 1952 में मिस इंडिया का खिताब जीत चुकी थी। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों। हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में उन्हें सभी बहुत चिढ़ाते थे, उनके पतलेपन और चेहरे के कारण। आप सभी को आश्चर्य हुआ ना? मुझे भी ऐसे ही हुआ था। पर देखिए ना दोस्तों, उनकी ये काबिलियत और अदाकारी का जादू ही था कि आज तक नूतन जी के इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया कि अब तक की सभी अभिनेत्रियों में उन्हें सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स हासिल हैं। फ्रेंड्स, नूतन सिर्फ 14 साल की थी जब उनकी मां ने उन्हें 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी में रोल दिया था। इस फिल्म के तुरंत बाद ही नूतन जी ने ये साबित कर दिया था कि कितने गलत थे वे सभी लोग जो उन्हें कभी चिढ़ाया करते थे। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का ये गीत। तुझे कैसा दुल्हा भाई रे बाकी दुल्हनिया, तुझे कैसा दुल्हा भाई रे बाकी दुल्हनिया। ओ मेरी नन्ही सी दुनिया, ओ मेरे छुन्ने सी दुनिया, ओ मेरी नन्ही सी दुनिया, ओ मेरे छुन्ने सी दुनिया। दोस्तों, बॉलीवुड में नूतन जैसी अभिनेत्रियां बहुत कम रही हैं जिनकी काबिलियत, एक्टिंग की बारीकियां सिर्फ एक या दो तरह के किरदारों तक सीमित नहीं है। नूतन ने अपनी फिल्मों के हर किरदार को निभाते हुए हमेशा ये साबित किया कि वो किसी भी तरह का रोल करने में सक्षम है। कभी वो बोल्ड हैं, कभी डरी सहमी हुई, कभी शांत हैं, तो कभी चुलबुली। वो कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ आर्ट सिनेमा के निर्देशकों, निर्माताओं और दर्शकों के लिए भी उतनी ही चहेती रही। कहते हैं, इन दोनों पर्दों पर महारत हासिल करना सबके बस की बात नहीं होती। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और आज हम बात कर रहे हैं नूतन के बारे में। नूतन की सफलता का राज किसी से छुपा हुआ नहीं था, क्योंकि टैलेंट कभी छुपाए नहीं छुपता। सीमा, सुजाता, बंदिनी, मिलन, मैं तुलसी तेरे आंगन की और मेरी जंग जैसी फिल्में देने वाली नूतन का निधन कैंसर के कारण फरवरी 21, 1991 को हुआ, जब वो 54 साल की थी। दोस्तों, सदी की इस महान अदाकारा को आज उनके जन्म दिवस पर हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई सदी की एक बहुत ही खूबसूरत और काबिल अभिनेत्री की। अब सिनेमा की इन बातों को अपने रास्ते पर आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं एक ऐसे गायक, संगीत निर्देशक, अभिनेता और निर्माता के बारे में जिनके सुर छेड़ देने पर सच में लगता है कि कहीं दूर आकाश में भीनी भीनी संगीत की लहरें बह रही हैं। यकीन नहीं होता आपको? आइए सुनवाते हैं आपको ये गाना, फिर शायद आपको मुझ पर भरोसा हो जाए। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन कई बार, वो पहली नजर हल्का सा असर करता है, क्यों इस दिल को बेकरार। रुक के चलना, चल के रुकना, ना
जाने तुम्हें है किसका इंतजार, तेरा वो यकीन कहीं मैं तो नहीं, लगता है यही क्यों मुझको बार बार। दोस्तों सही पहचाना, ये गाना था 1989 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया से। और फ्रेंड्स, इस गाने को गाने वाले एसपी बालासुब्रमण्यम, या प्यार से जिन्हें लोग एसपीबी या बालू भी कहते हैं, आज इनका जन्मदिन है। साथियों, बालासुब्रमण्यम 1946 में तमिलनाडु में 4 जून यानी आज ही के दिन पैदा हुए थे। उनके पिता श्री एसपी संबामूर्ति एक बहुत ही अच्छे संगीतकार थे और साथ ही उन्हें हरि कथा कहने में महारत हासिल थी। पर दोस्तों, आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, जानते हैं बालासुब्रमण्यम के पिता चाहते थे कि उनका बेटा इंजीनियर बने, इसीलिए उन्होंने बालासुब्रमण्यम को अनंतपुर भेज दिया, जिससे वे वहां के JNTU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सकें। पर वहां पर बालासुब्रमण्यम जी को बीच में ही टाइफाइड के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर उन्होंने एसोसिएट मेंबर बनकर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स चेन्नई ज्वाइन किया। पर इस बीच उन्होंने अपने गाना गाने के शौक को नहीं छोड़ा था और वो छोटी मोटी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते थे। फ्रेंड्स, इन्हीं में से चेन्नई में हुई एक प्रतियोगिता में, जिसका नाम था टैलेंट स्पॉटिंग कॉन्टेस्ट और जिसमें बालासुब्रमण्यम विजेता घोषित हुए थे, उन पर नजर पड़ी स्वर्गीय म्यूजिक कंपोजर श्री SP कोदंडापनी की। और फ्रेंड्स, यहीं से उन्होंने बालासुब्रमण्यम को अपना पहला ब्रेक दिया तेलुगु फिल्म श्री 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 मर्यादा रमन्ना में गाना गाने के लिए। दोस्तों, जो सबसे ज्यादा खास बातें हैं आपके इस चहेते गायक में, वो ये कि इन्होंने अब तक लगभग 35,000 गाने गाए हैं, जो अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। और जानते हैं, इन्हें 4 अलग अलग भाषाओं में गाना गाने के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है, जो मकाम आज भी किसी को हासिल नहीं है। और तो और दोस्तों, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित इस प्रतिभाशाली गायक को तो जैसे रिकॉर्ड बनाने की आदत है। इन्होंने एक ही दिन में 19 तमिल गाने गाए और संगीतकार आनंद मिलिंद के लिए एक ही दिन में हिंदी में 16 गाने रिकॉर्ड किए थे। क्या बात है दोस्तों, इसे तो हम जुनून ही कहेंगे अपनी कला के लिए। आइए सुनते हैं इसी टैलेंटेड सिंगर का ये मशहूर गाना फिल्म एक दूजे के लिए से। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। I don't know what to say, I don't know what you say, I don't know what you say, I don't know what you say. तुम हो बुद्धू, तुम हो बुद्धू मान लो, you are handsome जान लो, तुम हो बुद्धू मान लो, you are handsome जान लो, सब बातों को छोड़ के आँखों को पहचान लो, आँखों ने आँखों से वादे यही किए, उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। दोस्तों, आज इस मखमली आवाज वाले SP बालासुब्रमण्यम जी को उनके जन्मदिन की हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उन्हें शुक्रिया भी कहते हैं कि उनकी जादू भरी आवाज ने न जाने कितने साधारण गानों को संगीत प्रेमियों के लिए स्पेशल बना दिया था। दोस्तों, ये तो थे हमारे रेशम जैसी आवाज के धनी बालासुब्रमण्यम, पर हमारी अगली हस्ती तो अपनी ठहरी हुई आवाज, बिंदास, बोल्ड और बेबाक शख्सियत के कारण जानी जाती है।
उनकी अदाकारी, उनका अभिनय और विषयों को लेकर उनका चयन कभी भी इस बात का मोहताज नहीं रहता कि उसे समाज में सराहा जाएगा कि नहीं, उसे स्वीकृति मिलेगी या नहीं। दोस्तों, हमारी इस अगली हस्ती का नाम है नीना गुप्ता। साथियों, नीना जी का जन्म आज ही के दिन 1959 में हुआ था। सिनेमा और टेलीविजन की ये अदाकारा शुरू से ही अभिनय में रुचि रखती थी। तभी तो 1980 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली से अभिनय के गुण सीखकर इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा था। और दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि 1994 में फिल्म वो छोकरी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाली नीना गुप्ता कमर्शियल सिनेमा और आर्ट सिनेमा दोनों ही पर्दों पर अभिनय करने की काबिलियत रखती हैं और टीवी पर उनके सीरियल से उनकी मौजूदगी और पुख्ता हो जाती है। भला कौन भूल सकता है टीवी पर आने वाले मशहूर डेली सीरियल सांस को, जिसमें उन्होंने अधेड़ उम्र की अपनी शादी को बचाने वाली महिला का किरदार निभाया है, जो खुद उन्होंने ही लिखा था। इस सीरियल में औरत के भावों को इतनी खूबसूरती से दर्शाया है जो काबिले तारीफ है। किस्मत खराब होती है उसके बाद ही तो अच्छी होती है, और अगर किस्मत अच्छी हो तो और अच्छी। हाँ। आंटी, मुझे एक नौकरी चाहिए, आप कुछ हेल्प कर सकते हैं? मैं शहर में किसी को नहीं जानती। मुझे भी तो नहीं जानती हूँ। जितना मैं आपको जानती हूँ उतना भी किसी और को नहीं जानती। मेरे कहने से त्यागी उसे नौकरी तो दे देगा, लेकिन तुम उस लड़की को अभी तक जानती भी नहीं अच्छी तरह। कुल और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो अपनी वसुंधरा जैसे। उनके कुछ और सीरियल्स जैसे कि भारत एक खोज और सात फेरे में उन्हें काफी सराहा गया, और फिर उनकी हिंदी फिल्में जैसे कि उत्सव और खलनायक, और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जैसे कि गांधी, द डिसीवर्स और कॉटन मैरी उनकी यादगार भूमिकाओं में से एक हैं। दोस्तों, नीना जी उन व्यक्तियों में से हैं जिनकी घरेलू जिंदगी और करियर में अनेकों उतार चढ़ाव आए, पर इन सब के बाद भी उन्होंने वही किया जो उनके दिल ने कहा। उन्होंने इतने संवेदनशील विषय उठाए उस वक्त जब उन बातों को लोग आमतौर पर जिक्र भी नहीं किया करते थे। सिनेमा के पर्दे पर उनका मौजूद होना ही उनके संवेदनशील अभिनय की गवाही देने लगता था। तो फ्रेंड्स, हमेशा समंदर की लहरों के विपरीत चलने वाली इस बेहतरीन अभिनेत्री को हम उनके जन्मदिन पर बधाइयां देते हैं। तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं आपके साथ संदीप भट्ट। अब बात करते हैं एक ऐसी अभिनेत्री अदाकारा के बारे में जिन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत होने का खिताब हासिल है। जी नहीं दोस्तों, मैं किसी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो तो बिना किसी अवार्ड के जीते इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें सिर्फ अपनी सूरत के लिए ही नहीं बल्कि अपनी सीरत और साहस के लिए भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं हॉलीवुड एक्ट्रेस, फिल्म निर्देशक और स्क्रीन राइटर एंजेलिना जोली के बारे में। दोस्तों, एंजेलिना जोली आज ही के दिन 1975 में इस दुनिया में आई थी। उनके पिता जॉन एक सुपरस्टार थे और माँ मार्शलीन बर्ट्रांड भी एक एक्ट्रेस और मॉडल थी। और क्या आप उनके नाम का मतलब जानते हैं? दोस्तों, उनके नाम का मतलब है प्रिटी लिटिल एंजल। पर दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊं। दुनिया की इस सबसे खूबसूरत औरत को अपने बचपन में ऐसा लगता था कि वो सबसे खराब है। उनके दांतों पर ब्रेसेस लगी थी और आंखों पर चश्मा रहता था। अपने स्कूल के दिनों में उन सारे बच्चों के बीच वो बहुत ही अकेला महसूस करती थी। उनका कॉन्फिडेंस तब और गिर गया जब उनके मॉडलिंग करने के कुछ शुरुआती प्रोजेक्ट्स में ही उन्हें नकार दिया गया। पर 16 साल का होने के बाद उन्होंने एक्टिंग के लिए बहुत ही शिद्दत के साथ थिएटर ज्वाइन किया और यहीं से उन्होंने अभिनय के गुण सीखने शुरू किए। उन्होंने यहाँ पर अपने पिता से भी अदाकारी की बहुत सी बारीकियां सीखी। कहते हैं एक बार तो जोली का स्टेज परफॉर्मेंस देखकर उनके पिता की आंखें नम हो गई थीं। फ्रेंड्स, एंजेलिना जोली ने अपना स्क्रीन डेब्यू अपने पिता के साथ 1982 में आई फिल्म लुकिंग टू गेट आउट में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर किया था। पर उनके फिल्मी सफर की असली शुरुआत 1993 में आई एक लो बजट फिल्म साइबर्ग 2 से हुई थी।
आगे चलकर तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि कैसे लारा क्रोफ्ट की भूमिका में और मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ और वांटेड सरीखी फिल्मों में एंजेलिना ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया था, और इन सभी फिल्मों के बाद तो वो हॉलीवुड की सबसे ज्यादा महंगी अभिनेत्री भी बन गई थी। पर फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जब उन्होंने घोषणा की कि भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए वो डबल मास्टेक्टमी करने जा रही हैं, तो दुनिया को उनका एक और पहलू देखने को मिला। दोस्तों, एक एकेडमी अवार्ड, 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत चुकी ये शोख अदाकारा, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती से सबका मन मोह लेती है, बल्कि रिफ्यूजीज के लिए भी काम करती है, ऐसे व्यक्तित्व वाली शख्सियत को आज उनके बर्थडे पर हम उनके सारे फैंस की ओर से उन्हें ढेर सारे विशेस देते हैं और सुनते हैं उनका ये खास इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने अपने उन 10 सालों के बारे में बताया जब वे यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के लिए गुडविल एम्बेसडर थी। I had an experience. I was traveling in a film, and I went into Cambodia, and I met many returned refugees, and I learned a lot about the situation there, and I then wanted to know what else was happening in the world, and I wanted to understand what it was to be a refugee, and when I got the information and the numbers and saw the mass exoduses around the world and the millions of displaced people, I just wanted to learn more, and then I did, and I met them, and I was very inspired to work with them. Yes, in that I think, well, in fact, they are the most vulnerable people in the world, but they are often seen as a burden when, in fact, they should be seen as the future of their countries and the people who are extraordinary survivors and are very resilient and are wonderful families. And so when I meet them, I feel a great sense of hope for the future, and I think they should be invested in and supported, and then when they return home, be given the support to be able to help rebuild their countries. Oh, that's like asking you which one. Right? That's hard. There's so many. There's so many. I think it's, there's always your first. The first time you travel. The first time I was in Sierra Leone when the war was still going on, and it was such a brutal war with so many people getting their arms and legs cut off, and I remember seeing a little 3-year-old who had had her arms and legs cut off, and I just couldn't understand how that made sense in any reality. I couldn't quite place that people could be so horrible to each other, and then the next place I went to was the first time I saw the masses of humanity. When I went to Tanzania, it was the first time I saw hundreds of thousands of people in one place, living in borrowed land on a plot with a number, with a card with a number, and dependent on aid, and never knowing when they were going home, and they'd be there on average 15 years, and I was overwhelmed by this new understanding of what was really happening in the world. हमारी तरफ से इस प्रतिभाशाली अभिनेत्री को many happy returns of the day। फ्रेंड्स, आज हमने हॉलीवुड और बॉलीवुड की ढेर सारी बातें की हैं, पर आज की हमारी ये आखिरी शख्सियत बिल्कुल अलग है। इन्होंने 1758 में अपनी किताब टैब्लियो इकोनॉमिके के द्वारा पहली बार एक इकोनॉमी की वर्किंग्स को एनालिटिकल वे में डिस्क्राइब किया था। आप इस बात से ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि अर्थशास्त्र के लिए ये कितना बड़ा योगदान था। साथियों, आज बर्थडे है इसी महान हस्ती का, जो फिजियोक्रेटिक स्कूल के एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे और जिनका नाम है फ्रांकोइस क्विज़ने। फ्रेंड्स, क्विज़ने का जन्म आज ही के दिन 1694 में हुआ था। पर इनके बारे में जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये इकोनॉमिस्ट असल में एक सर्जन और फिजिशियन थे। फ्रेंड्स, बचपन में एक सर्जन के पास इन्होंने अप्रेंटिसशिप की थी और फिर ये पेरिस चले गए, वहां से मेडिसिन और सर्जरी की पढ़ाई करने के लिए। फिर क्या था, ये बन गए मास्टर सर्जन। 1737 में फ्रैंकोइस पेरोनी द्वारा स्थापित एकेडमी ऑफ सर्जरी में परपेचुअल सेक्रेटरी के रूप में इनका चयन हुआ। आगे चलकर क्विज़ने फ्रांस के राजा लुईस 15वें के सर्जन नियुक्त हुए। दोस्तों, फिर यहीं से पैलेस ऑफ वर्साई में रहते हुए क्विज़ने ने अपना पूरा ध्यान इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में लगा दिया। उन्होंने आसपास की बाकी सारी बातों को त्याग दिया था
और साथियों, जो बात हमेशा सही साबित होती है कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, और क्विज़निल ने भी काफी मेहनत की और अपनी लगन से इकोनॉमिक्स की फील्ड को नई सोच दी। इस महान अर्थशास्त्री को आज के दिन हम अपनी टीम की ओर से श्रद्धांजलि देते हैं। और फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय एंड टेक केयर। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको, मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,